हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम प्रत्यय प्रकाश है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ, मतलब मैं पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ और पिछले 3 साल से मैं स्टॉक्स का सिलेक्शन ही करते आ रहा हूँ कि मतलब कोई कंपनी कैसे सेलेक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और एफ एन ओ ट्रेडिंग मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफ एन ओ ट्रेडिंग में चलो उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर स्टॉक सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ स्विंग ट्रेडिंग में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पिछले 6 महीने से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि उससे पहले उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं था स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो अभी मैं पिछले 6 महीने से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक्स का जो सिलेक्शन होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर वो कैसे किया जाता है। और केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई आरएसआई नहीं, कोई ईएमए नहीं, कोई बोलिंजर बैंड नहीं। ठीक है, कोई इंडिकेटर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, केवल और केवल प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन की मदद से स्विंग ट्रेडिंग कैसे सीखा जाता है, ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखें और अगर आपको लगा कि नहीं यार इस वीडियो से मुझे कुछ हेल्प नहीं मिला, प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किए हो, आज के बाद मेरा वीडियो कभी देखना ही मत। मतलब मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज तो ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी हो फिर भी प्लीज़ पूरा देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। और मैं कैसे पहचानता हूँ कि किसी स्टॉक्स के अंदर अगर कोई स्विंग आने वाला है, कोई मूवमेंट आने वाला है अगले एक हफ्ता या फिर अगले एक महीना में, तो मैं उसको किस तरीके से कैप्चर करता हूँ। तो चलो मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और डिटेल में समझते हैं कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। देखो ये ग्रो ऐप के अंदर मैं चार्ट ओपन किया हुआ हूँ। ठीक है, देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो तीनों चीज़ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए किस तरीके का स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्या प्राइस एक्शन के अलावा कोई और इंडिकेटर है या फिर नहीं है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको कितना परसेंट के लिए होल्ड करूँ, मतलब हमें कितना एक्सपेक्टेड रहना चाहिए कि हाँ हमें इस कंपनी से मुझे इतना परसेंट रिटर्न तो लेके निकलना ही है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट मैं डिटेल में बात करूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग पहले बात करते हैं कि कैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। देखो इंडियन मार्केट में लगभग 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस 5,000 में से मुझे कोई एक कंपनी सेलेक्ट करना है और उसमें मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, काफ़ी टफ काम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं स्मॉल कैप कंपनी में तो कभी स्विंग ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। अगर मैं मिड कैप कंपनी का भी बात करूँ तो मिड कैप में भी काफ़ी कम कंपनी ऐसे हैं जिसमें मैं ट्राई करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग करने का। जनरली देखा जाए तो मैं 70 से 80% जो स्टॉक्स है ना मेरा लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी में ट्रेड करने का एज अ स्विंग ट्रेडिंग। तो पहला चीज़ तो फिक्स हो गया कि अगर मैं लार्ज कैप कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो थोड़ा रिस्क जो होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आने वाले एक महीने में कोई कंपनी किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, कोई कंपनी का मोमेंटम अगर अपसाइड की तरफ है, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले वॉच लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 5 वॉच लिस्ट बना के रखा है। ठीक है, डिफरेंट, जिसमें मैं फेवरेट कंपनी कौन सा है, ये टॉप कंपनीज जिसमें मैं बहुत सारे कंपनीज को लिस्ट किया हुआ, मतलब वॉच लिस्ट में डाला हुआ हूँ कि हाँ ये सब कंपनीज में मुझे नज़र रखना है आने वाले एक महीने में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या किया, 5,000, तो सबसे पहले मैं क्या किया, वो जो 5,000 कंपनीज लिस्टेड है उसमें से मैं 15 से 20 कंपनी को मैं साइड कर दिया अगले एक महीने के लिए। ठीक है, अब मैं जनरली अभी आपको बोला कि मैं लार्ज कंपनीज में मैं ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, तो मैं लार्ज कंपनीज को ही ज़्यादा एनालाइज करता हूँ। होता है ना कि बैक टेस्टिंग करते हैं, तो बैक टेस्टिंग में कौन से कंपनीज में, जनरली लार्ज कैप कंपनीज में करता हूँ। ठीक है, अब लार्ज कैप कंपनीज उतना कुछ खास है नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में जितने भी कंपनीज हैं उनका एनालिसिस कर लिया, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 100 जो है, तो जनरली इंडेक्स में जो कंपनीज लिस्टेड है ना मैं मेनली उसी पे फोकस करता हूँ। तो देखो हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखो मैंने सबसे पहला वॉचलिस्ट सेलेक्ट किया है, ABC करके मैंने नाम सेव किया था इसका। और सबसे पहला कंपनी कौन सा है, बजाज फिनसर। देखो प्लीज़ यहाँ पर आपको जो भी कंपनीज दिख रहा होगा मेरे वॉचलिस्ट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें मूवमेंट आ ही जाए। ठीक है, प्लीज़ ये कंपनीज कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ इस कंपनी में आप बाई करो, आप इस कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग करो। ये मेरा सिखाने का तरीका है। मैं स्टॉक सेलेक्ट करके अगर सिखाऊंगा तो ज़्यादा लोगों का दिमाग खुलेगा कि हाँ एक्चुअली स्टॉक्स कैसे रीड किया जाता है।
ठीक है, बिना कोई इंडिकेटर के, केवल प्राइस एक्शन से, ठीक है। प्लीज़ कोई रिकमेंडेशन मत लेना इसको कि हाँ ये कंपनी ये बोल रहा है कि ऊपर जाएगा तो मैं इस कंपनी में बाई करूँगा। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेबल, ये केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, मान लो ये बजाज फिंसर है, बजाज फिंसर का चार्ट ओपन किया हुआ है, बजाज फिंसर का चार्ट ओपन किया हुआ है। कौन सा टाइम फ्रेम है? 1 डे टाइम फ्रेम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है स्विंग ट्रेडिंग में, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जनरली 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करता हूँ और 1 आवर पे मैं एंट्री लेता हूँ, ठीक है। मतलब कोई स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1 आवर पे मैं एंट्री करूँगा, एंट्री का प्लान बनाऊंगा और 1 डे पे मैं उस स्टॉक्स को एनालाइज करूँगा कि आने वाले टाइम में किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये चार्ट को देख के हम लोग को ऐसा क्या लग रहा है, मार्केट या फिर जो इसका प्राइस है वो किस तरफ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कहाँ पर बायर्स और कहाँ पर सेलर्स है। किसी भी चार्ट को हम लोग को समझना रहता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है, हमें समझना रहता है कि किस जोन पे बायर्स है और किस जोन पे सेलर्स है, क्योंकि मार्केट में इन दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं। अगर हमें ये दोनों पकड़ में आ गया तो हम उस ट्रेंड को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या समझ में आया कि ये जो जोन है ना, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, ये जो जोन है ये क्या है? बायर्स का जोन है। क्यों? बाइंग एक बार यहाँ से हुआ, दोबारा हुआ, तीसरा बार हुआ, ये चौथा बार हुआ, यहाँ पर 5वां बार भी हुआ। मतलब यहाँ पे बायर्स अच्छा खासा प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम लोग सेलिंग का बात करें तो इस जोन पे सेलिंग है, लेकिन क्या इससे पहले कहीं और सेलर प्रेजेंट है या फिर नहीं है? क्या मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बार बार नीचे आया कि नहीं आया? तो ये लेवल जो है ना, ये भी एक अच्छा खासा सेलर का लेवल है, ठीक है, जो मार्केट अभी के लिए ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 लेवल मार्क किया है, बायर का और सेलर का, ठीक है। ये नीचे क्या है? बायर का जोन है, ऊपर क्या है? सेलर का जोन है। अब हम लोग टाइम फ्रेम को 1 डे करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एनालिसिस भी 1 डे करना है। देखो क्या मैं जो लेवल मार्क किया था वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बाइंग बहुत बार यहाँ से हो चुका है? हो चुका है। ऊपर से क्या सेलिंग अच्छा खासा हुआ है बार बार? देखो अगर हम लोग प्रीवियस डाटा की बात करें, एक बार सेलिंग यहाँ से हुआ, मार्केट इसको क्रॉस करने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ से मार्केट वापस फॉल किया। मार्केट दूसरी बार भी मार्केट यहाँ से क्रॉस करने का ट्राई किया इस लेवल को, बट वहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल क्लोज किया, ठीक है, एंड वहाँ से मार्केट वापस फॉल किया। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर स्विंग ट्रेड कैप्चर करना है तो ये दोनों के बीच में तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों के बीच में करें तो सेलर मतलब स्टॉप लॉस कभी भी हिट हो सकता है। देखो ये कोई नहीं बता सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस कैंडल को देखा जाए तो ये कैंडल क्या है? एक तरीके का रिजेक्शन कैंडल है। नीचे से बायर्स यहाँ से डोमिनेट करके मार्केट को ऊपर लेके गया और एक ग्रीन में क्लोज किया, ठीक है। मतलब इतना समझ में आया कि ये जो लेवल है ना, इसका विक्स वाला लो, यहाँ पर बायर्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगले दिन अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक डाउन करता है, डेफिनेटली मार्केट ये जो सपोर्ट है ना वहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है, नॉट रिकमेंडेशन, ठीक है। ये सब बस कंपनीज में एजुकेशन पर्पज़ के लिए रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रीड करके बताता हूँ आपको कि सबसे पहले आता है, सबसे पहला कंपनीज आता है पीआई इंडस्ट्रीज। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? बायर और सेलर का जोन मार्क करना है, ठीक है। तो 1 डे टाइम फ्रेम है, 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें बायर और सेलर्स का जोन मार्क करना है। तो पहले चार्ट को छोटा करते हैं। डेफिनेटली यहाँ से पता चल गया, हमें चार्ट को देख के ही पता चल गया कि ये जो लेवल है ना, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट 4 बार मार्केट गिर चुका है। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5वां बार मार्केट बहुत तेज़ी से क्रॉस किया है इसको, मतलब बहुत अच्छा कैंडल क्लोज किया अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो मूवमेंट देखो अच्छा खासा आया भी। मूवमेंट अच्छा खासा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स था और काफ़ी दिनों से था, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम है। तो 1 डे टाइम फ्रेम के लिए काफ़ी बड़ा चार्ट होता है, ये लगभग 6 महीना बोल दो या फिर 1 साल भी बोल सकते हो, ठीक है। देख सकते हो लगभग 6 से 7 महीने का ये चार्ट है और पीआई इंडस्ट्रीज पिछले 6 महीने से साइडवेज था, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आया अपसाइड की तरफ। जब ब्रेकआउट आया तो कितना अच्छा, यहाँ पर देख लो आप, ये जो कैंडल बना है, लगातार 2 कैंडल बना है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ब्रेकआउट आया था, ठीक। तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था। अब देखो इसमें मैं एंट्री कैसे लेता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है।
अब इसमें मैं एंट्री कैसे लेता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट किया है। मैं क्या बोला था, एंट्री लेने के लिए हमेशा 1 घंटे का चार्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 डे चार्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था। अब ब्रेकआउट आने के बाद मैं ट्राई करूंगा कि हाँ कुछ पुलबैक आए, कुछ सेलिंग की तरफ मार्केट जाए, कुछ रेड कैंडल बनाए, तभी थोड़ा सा बायर्स इंटरेस्ट होगा। ब्रेकआउट आने के बाद कुछ क्या थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी अपसाइड की तरफ मूव करने के लिए सेलर का इन्विटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आया तो मार्केट लगातार ऊपर ही जाएगा। ब्रेकआउट आने के बाद क्या मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पर जो मार्केट साइडवेज था ना, इसके जोन को मार्क करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब मार्क करने के बाद जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा, जैसे ये कैंडल ब्रेकआउट किया, तो मुझे यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए था और इसी कैंडल के लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए था, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हो गया कि हाँ पीआई इंडस्ट्रीज में यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का एनालिसिस किया जाता है। और अगर हम लोग कुछ और चार्ट का बात करते हैं तो चलो देखते हैं कौन सा अपोलो टायर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जोन के बीच में अगर मार्केट है, हमें अपोलो इंडस्ट्रीज में ट्रेड नहीं करना है, क्लियर हो गया। पता है यही सब चीज़ तो आइडेंटिफाई करना रहता है स्विंग ट्रेडिंग में। मैं बहुत सारा भी वीडियो देखा, बहुत सारे वीडियोज़ में बस ये सिखाया जाता है कि आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो, आप ये इंडिकेटर यूज़ करो। अगर ये इंडिकेटर अपसाइड की तरफ मूव दिखा रहा है मतलब मार्केट में बाइंग जा सकता है। अगर RSI का डाइवर्सन नीचे हो गया तो वहाँ से मार्केट गिर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन केवल बेस्ट होता है किसी भी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पीआई इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, जैसे ये वाला मूवमेंट काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेकिन क्या हमें ये पूरा मूवमेंट कैप्चर करना चाहिए? अगर कैप्चर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो देखो जनरली स्विंग ट्रेडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, मतलब कैपिटल के बेसिस पे कि अगर आपको 10,000 15,000 मंथली रिटर्न चाहिए तो आपके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए। लेकिन जिसको छोटा मोटा प्रॉफिट चाहिए 3,000 4,000 या 5,000, वो 50-60 हज़ार से भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है और उतने से वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर दोस्तों को शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो रहा हो आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। बाय। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और उस कमेंट को रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। बाय।